Lobbying in the United States describes paid activity in which special interests hire well-connected professional advocates, often lawyers, to argue for specific legislation in decision-making bodies such as the United States Congress. But in Hamara India, lobbying for most of the people means going to one 5-star hotel lobby after the other, not ordering anything. Basically just loitering around for hours, enjoying the free AC before leaving for the next one. फिर घर जाकर बोलते हैं वाह क्या लॉबिंग की आज. This proves that India is not ready for FDI or Walmart or freedom of speech. जय हिंद. हाँ नमस्कार, जय हिंद में आपका स्वागत है. अरुण लाल ने कहा है कि तेंदुलकर का बल्ला काफी टाइम से खामोश है, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही बोलने लगेगा. सही बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. लेकिन सवाल ये है कि तेंदुलकर का बल्ला खामोश क्यों हो गया? आखिर उस बल्ले को किसने डराया? ये सीक्रेट हम जानकर ही रहेंगे. सचिन का वही खामोश बल्ला जय हिंद के हाथ लग गया है और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान का वही मशहूर खामोश बल्ला. और इसकी खामोशी के सीक्रेट को जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है हिंदुस्तान के मशहूर प्रकांड पंडित, शास्त्री और ज्योतिषाचार्य लाती महाराज जी को. आइए लाती महाराज जी का स्वागत कीजिए. आइए. बताओ हमें क्यों बुलाया है? महाराज आपको एक बल्ला दिखाना है. सबके सामने? चलो कोने में चलो, कोने में चलो. वहां दिखाना, हम तसल्ली से देखेंगे तुम्हारा बल्ला. महाराज वो बल्ला नहीं जो आप समझ रहे हैं. अच्छा. असली बल्ला ये देखिए. असली बल्ला भाई क्या हुआ? इस बल्ले को क्यों दिखाना चाहते हो? महाराज वो खामोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है. खामोश बल्ला दिखाओ 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 दिखाओ. लो महाराज लो. ये है वो खामोश बल्ला. अनर्थ है, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ. क्या हुआ क्या महाराज? एक मिनट शांत रहो, हमें ध्यान लगाने दो. ध्यान से लगा. ये बल्ला एक बहुत बड़े कारोबारी का बल्ला है. क्या महाराज? ये तो वो कारोबारी कोल्ड ड्रिंक बेचता है. हाँ महाराज. वो इन्वर्टर और बैटरी भी बेचता है. हाँ महाराज. और तो और वो आरओ भी बेचता है. बिल्कुल सच महाराज, आप महान हैं. वो टीवी और फ्रिज भी बेचता है. महाराज आप तो वो 20-25 चीजें और भी बेचता है. आप धन्य महाराज, आप अंतर्यामी हैं. ये सचिन तेंदुलकर का बल्ला है. बिल्कुल सच महाराज, आप महान हो. इसमें से तो बूस्ट और पेप्सी की स्मेल आ रही है. स्मेल वेल छोड़ो, ये बताओ ये खामोश क्यों हो गया है? वो भी बताएंगे बच्चा. हाँ. सब बताएंगे, हमें सब पता है. अच्छा तो बताइए ना महाराज. सचिन का ध्यान हिसाब किताब में लगा रहता है. सचिन जब बैटिंग करने के लिए आता है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि इन्वर्टर वाले से अभी 5 लाख रुपए आने बाकी है, पेप्सी वाले का भी 4 लाख बाकी है, और वो क्रीम वाले का भी बस इतने में बॉल आती है और स्टंप लेकर के चली जाती है. तो ये है असली वजह? नहीं, एक वजह और भी है बच्चा. तो वो भी बता दो महाराज. सचिन पार्लियामेंट में गया था ना? हाँ गया था. तो वो अपना बल्ला भी साथ ले गया था. तो क्या हुआ? तो उसने फिर अपना बल्ला थोड़ी देर के लिए मनमोहन सिंह के हाथ में दे दिया. बस तभी से ये बल्ला खामोश है. अच्छा तो ये बात है. बिल्कुल यही बात है. 100% यही बात है. ये मनमोहन की मनमोहिनी चुप्पी का असर है. तो महाराज इसका उपाय भी बता दीजिए. हमारे पास भी इसका उपाय है बच्चा. तो बताइए. बहुत अच्छा उपाय है. बल्ले की खामोशी से पूरे देश में सन्नाटा है. ये सन्नाटा जल्दी दूर हो जाएगा. देखो, इस बल्ले पर एक सरदार का असर है, इसलिए इसकी काट भी कोई सरदार ही कर सकता है. क्या अजय देवगन? नहीं, वो तो सन ऑफ सरदार है, और वो भी नकली.
जी जी जी। तो फिर कौन है वो सरदार महाराज जो इस बल्ले की खामोशी तोड़ सकता है एक सरदार। अच्छा। जो राखी सावंत के सामने भी बोल सकता है, जो केआरके को भी डरा सकता है, और तो और जो हिमेश रेशमिया के सामने भी गा सकता है, जो डॉली बिंद्रा के सामने भी चुप नहीं रहता, जो लेडी गागा से भी नहीं डरता। जल्दी बताइए महाराज, मेरा सुसु निकल जाएगा, जल्दी बताइए। वही सचिन के बल्ले की खामोशी तोड़ सकता है, बस वही एक है। जल्दी बताइए महाराज। वो सरदार है सिद्धू। सिद्धू? हाँ, सिद्धू। एक बार सचिन का बल्ला सिद्धू को हाथों में दे दो, फिर यह बल्ला कभी खामोश नहीं होगा, यह बोलता ही रहेगा, दिन रात बोलता रहेगा, चौकों के मुहारे बोलेगा, छक्के की हंसी हंसेगा। बात है, वाह महाराज वाह, आप धन्य हो, आपने इस देश को डूबने से बचा लिया महाराज। लेकिन अब हमें सरसों के तेल में डूबना है। तेल तेल है उधर कोने में रखा है, आप जाइए, सीधे जाइए, लेफ्ट लीजिए, वहां पे है, वहां पे कूद जाइए। सरसों का तेल जी, आ रहा हूं। देखा आपने, हमारे लाठी महाराज ने सचिन के बल्ले की खामोशी तोड़ने का क्या धांसू इलाज बताया है। चलो अब सचिन के सन्यास की नौबत नहीं आएगी, अब आप भी जाओ और एक ब्रेक ले लो और शूमाकर की तरफ वापस आ जाओ। हाँ, बाद में आपको बताऊंगा सैफ करीना की शादी से किसको लगी मिर्ची। जल्दी आना। वेलकम बैक टू जय हिंद। तो भैया आखिरकार सैफ और करीना की शादी हो ही गई। हाँ, हमारा देश दो ही बातों के लिए इंतजार कर रहा था, एक तेंदुलकर की सेंचुरी और दूसरी सैफ करीना की शादी। और खूब पकाने और थकाने के बाद अंत में सेंचुरी और शादी दोनों हो गई। वैसे बुढ़ापे की शादी और बुढ़ापे की सेंचुरी का मजा ही कुछ और है। तेंदुलकर की भी उम्र होती जा रही थी और अपने जो नवाब साहब भी एजेंट विनोद बनने के बाद तेजी से बूढ़े होते जा रहे थे। तेंदुलकर ने कट शॉट मार के और नवाब साहब ने हलकट शॉट मार के काम पूरा कर दिया। अच्छा, सैफ करीना मिलकर सैफीना बन गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन देवबंद वालों ने उसमें जो है वो लकड़ी कर दी है। देवबंद के दारुल उलूम ने इस शादी को नाजायज बता दिया। उनका कहना है कि करीना ने शादी से पहले इस्लाम कबूल नहीं किया। मदरसे वालों की बात तो सही है भाई, कम से कम दुनिया को चूतिया बनाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहिए था, है? नहीं तो उसका फायदा क्या। दारुल उलूम का ये भी कहना है कि करीना ने ये शादी अपने निजी फायदे के लिए की। शादी क्या पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है? अगर वो अपने फायदे के लिए ना करती तो क्या वो दुनिया के फायदे के लिए शादी करती? करीना शादी कर रही थी या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रही थी बे? पटौड़ी गांव वालों की शिकायत है कि सैफ ने हमें बहू देखने तक नहीं बुलाया। क्या सैफ अली खान को क्या चूतिया समझ रहे थे गांव वाले? हैं? सैफ को पता है कि बहू को तो 100 बार देख चुके हैं ये गांव वाले, और तो और ये गांव वाले तो बहू की हलकट जवानी भी देख चुके हैं, फिर और क्या देखना चाह रहे थे भैया? हैं? शाहरुख खान ने कहा है कि मेरी बेटी को लगता था कि मैं आमिर खान हूँ। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि बेटी को लगता था कि आप आमिर खान हैं, लेकिन कहीं गौरी को भी तो नहीं लगता था कि आप आमिर खान हैं? ओह माय गॉड, फिर तो दिक्कत हो गई। शाहरुख ने कहा है कि वो 4 साल पहले तक मुझे आमिर ही समझती थी। 4 साल पहले तक, इसका मतलब जब बेटी बड़ी हो गई तो उसे अच्छे बुरे का फर्क पता चला। वो जान गई कि मेरे पापा तो रावण है ना कि गजनी। चलो ये भी गनीमत थी कि उसने आमिर समझा। अगर वो सलमान खान समझ लेती तो हो सकता है कि शाहरुख बेटी से कह देते मैं तुम्हारा पापा ही नहीं हो जाऊं। हाँ चलो ये शादी तो हो गई, अब रानी मुखर्जी की शादी की तैयारी करो। जाओ आप ब्रेक ले लो। नेक्स्ट एनडी तिवारी और मुलायम सिंह की दोस्ती की असली वजह इस ब्रेक के बाद बस आ ही रहा, बजाओ है। Giant,
हमारे परम पूजनीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि मेरी और मुलायम सिंह की विचारधारा एक है। हैं? ऐसा क्या? तो क्या मुलायम सिंह भी? वैसे भी इसमें अचंभे की कौन सी बात है, कलयुग में सब कुछ हो सकता है। वैसे भी मुलायम ने भी कम से कम 2 शादियां तो कर ही रखी है। तिवारी जी ने यह भी कहा है कि पूरा देश मुलायम सिंह यादव की ओर देख रहा है। तिवारी जी, अभी तक तो कोर्ट कचहरी समेत पूरा देश आपकी ओर देख रहा था, अब आप कह रहे हैं कि अब मुलायम की ओर देख रहा है, हैं? इसका मतलब मुलायम का भी आपकी तरह कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है? मुलायम सिंह पर तिवारी जी की मेहरबानी की असल वजह यह है कि मुलायम सिंह ने उन्हें लखनऊ में रहने के लिए रंग रोगन करा कर एक नया घर दिया है। यहां तक तो ठीक है कि रहने के लिए घर दे दिया, अच्छा किया, लेकिन तिवारी जी को अपने घर बुलाने का रिस्क ना ले मुलायम। मैं तो बस सलाह दे सकता हूं, बाकी मुलायम जाने। वैसे अमर सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में कुछ कमी सी लग रही है, मजा ही नहीं आ रहा था। मुलायम सिंह को अमर सिंह जैसे एक दोस्त की कमी जो है वो महसूस हो रही थी। अब तिवारी जी से दोस्ती करके मुलायम सिंह ने वो कमी भी पूरी कर दी। हाँ, अब उनकी पार्टी फिर से समाजवादी हो गई। हमारे 88 साल पुराने एनडी तिवारी जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्या हो गया तिवारी जी? हाँ, अब दुनिया के बाकी काम तो कर ही रहे हो, तो चुनाव भी लड़ लेते। तिवारी जी ने कहा है कि 2014 में मैं 90 साल का हो जाऊंगा और चुनाव के बाद 5 साल तक काम करने की मेरी उम्र नहीं रह जाएगी। यानी अब जब चलना फिरना भी बंद हो गया है तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अब मुलायम सिंह को मौका देना चाहिए, वो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मुलायम ने भी लगे हाथों कह दिया है कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं। ये कुछ ऐसी बात हुई जैसे कोई पागल ये कहे कि मैं पागल नहीं हूं। यानी जो भी ये कहे कि मैं पीएम पद की दौड़ में नहीं हूं, समझ लो वही उस लाइन में सबसे आगे खड़ा है। मुलायम सिंह ने साइना नेहवाल को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। यानी मुलायम उसे अपनी साइकिल की सवारी कराना चाहते हैं। मुलायम जी बच्ची को 2-4 साल और खेल लेने देते, जयप्रदा की तरह पॉलिटिक्स बाद में सिखा लेते। लो भैया, इंग्लैंड के क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉक्सर बन गए हैं। फ्लिंटॉफ ने रिंग में उतरते ही अपना पहला मुकाबला भी जीत लिया है। यानी अब बॉल फेंकने की जगह विरोधी खिलाड़ी की बॉल्स फोड़ेंगे। पूनम पांडे ने 13 अक्टूबर को नो ब्रा डे मनाया। क्या बात है, पूनम पांडे और नो ब्रा डे। मुझे लगता है कि पांडे जी के लिए तो रोज नो ब्रा डे होता है। हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज उस दिन होगी जिस दिन पूनम पांडे ब्रा डे मनाएंगे। वैसे हो सकता है कि उसे ब्रा पहनाने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़े। अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि सनी देओल ने सनी लियोनी को रिजेक्ट क्यों किया और किस देश ने लगाई सेक्स पर पाबंदी। ये सब इस छोटे से अंतराल के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबर है कि सनी देओल ने सनी लियोनी के लिए ना कह दिया है। फिल्म सिंह साब द ग्रेट के निर्माता सनी लियोनी को एक आइटम सॉन्ग के लिए साइन करने वाले थे, लेकिन सनी देओल ने मना कर दिया। क्या सनी देओल सनी लियोनी से डर गए या सनी लियोनी से शर्मा गए? आइए हम सनी देओल से पूछते हैं कि सच्चाई क्या है। आइए सनी पाजी, आइए। ओए क्यों बुलाया स्टूडियो में? नहीं सनी बाजी, ऐसा ना करे, हमारे स्टूडियो का जो फर्श है वो बैठ जाएगा। ओए मैं तो तुझे भी बिठा सकता हूँ, मैं जानता हूँ तू कौन है। आप जानते मुझे? बताइए कौन हूँ मैं? तू पाकिस्तान का जासूस है, जासूस। और मैं घातक इंडियन हूँ, इंडियन। तुझे पाकिस्तान में घुस के मारूंगा,
मैं गदर मचा लूंगा और तेरे जासूस से डरता नहीं हूं मैं। मुझसे तो नहीं डरते, लेकिन सनी से तो डर गए ना। ओए मुंबई में सिर्फ एक सनी है, मैं हूं। सनी पाजी, मुंबई में एक और सनी की एंट्री हो चुकी है, सनी लियोनी, और सुना है आप उससे डरते हैं। मैं किसी से डरता। मेरा 2.5 किलो का हाथ पड़ जाए ना। उसके पास भी है 2.5 किलो के 2 हैं उसके पास। और वैसे भी अब आपका हाथ जो है वो 1.5 किलो का रह गया। हाँ, चाहे तो तोल के देख लो। हाँ, और तराजू मंगाऊं? तराजू रहने दो। तो बताइए, क्या आप सचमुच सनी लियोनी से डर गए? आप तो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लाए थे, लियोनी तो फिर भी इंडिया में। ओए, मैं हैंडपंप उखाड़ सकता हूँ, हैंडपंप लगा नहीं सकता, समझे? मतलब आप हैंडपंप नहीं लगा सकते, इसीलिए सनी लियोनी के साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहते? हाँ, उसके साथ फिल्म में काम करना हैंडपंप लगाने जैसा ही है। आप हैंडपंप के नाम से बिना वजह डर गए हैं। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं सनी लियोनी को यहीं बुला देता हूँ, आप एक बार उससे मिल लो। ओए तेरी तो, ओए भाग, ओए धर्मपाजी पप्पा। बेचारा सनी, हाँ, बिना मतलब के डर गया। दर्शक दोनों को एक साथ पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। हिंदी सिनेमा का कितना बड़ा नुकसान हो गया। दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो कितनी कमाल की फिल्म बनती। सनी देओल भी अपनी फिल्मों में चीखता है, सनी लियोनी भी अपनी फिल्मों में चीखती है। दोनों एक साथ मिलकर चीखते तो मेरा तो सोच सोच कर ही खड़ा हो रहा है। भाई सुनो यार, रोंगटा खड़ा हो रहा है। अगर सनी लियोनी वाला वो आइटम सॉन्ग फिल्म में होता तो मेरे हिसाब से उसके बोल कुछ यूं होते। सनी सनी ओ मेरी सनी सनी, सनी सनी ओ मेरी सनी सनी, मेरी हलकट सनी, मेरी हलकट सनी, तू मेरी चवनी, तू ही मेरी अठनी, तू मेरी हलकट सनी। ओए सनी सनी ओ मेरी सनी सनी, सनी सनी ओ मेरी सनी सनी, आगे भी सनी ओ पीछे भी सनी, ऊपर भी सनी ओ नीचे भी सनी। जरा सोचिए, अगर सनी देओल की शादी सनी लियोनी से हो जाती तो दोनों का एक ही नाम होता, सनी देओल। पति का नाम भी सनी देओल, पत्नी का नाम भी सनी, और सरनेम तो देओल। उनके बच्चे से कोई पूछता, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सनी देओल। मम्मी का नाम क्या है? सनी देओल। हट चूतिया, भाग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली तारीख पे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी पे सनी, सनी पे सनी। माँ कसम, जय हिंद बजाते ही।